बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेट स्कैनिंग, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। अब इसमें ये बात है कि आप लोग ये चीज देखें कि फर्ज करें कि ये एक ट्यूब है, इस तरह करके ये एक ट्यूब है और ये एक और ट्यूब है जो कि उससे लॉन्गर इन लेंथ है, और आगे इससे एक और ट्यूब है जो इवन लॉन्गर, और ये पैरेलल है, मतलब इन दे हैव सेम एक्सिस। पैरेलल नहीं, दे हैव सेम एक्सिस, यानी उनका सिलेंड्रिकल एक्सिस सेम है और इनकी डायमीटर सेम है इन ट्यूब्स का। और इधर एक और इससे जरा छोटी ट्यूब, इससे भी छोटी, और फिर यहाँ उससे भी एक छोटी ट्यूब लगा सकते हैं। इन ट्यूब्स को आप एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दें। यहाँ आप लगा दें एसी सप्लाई, और इस ट्यूब को इस तरह कनेक्ट कर दें, इस ट्यूब को हर अल्टरनेट ट्यूब को सेम कनेक्शन दे दें, और यहाँ से इस तरह से आप कनेक्ट, और यहाँ पर आप एक प्रोटॉन को छोड़ दें। किसी और बड़ी परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन इसमें चाहिए होती है। और फर्ज करें कि ये ट्यूब नेगेटिव है, प्रोटॉन का साइज काफी छोटा है, वो छोटे से साइज का प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन इस नेगेटिव ट्यूब की तरफ अट्रैक्ट होगा और इसके बिल्कुल एक्सिस में चलता हुआ इस ट्यूब के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। जब वो इस ट्यूब के सेंटर में आएगा, ये ट्यूब पॉजिटिव हो जाएगी और ये अगली ट्यूब नेगेटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोटॉन जो है वो एक्सेलरेट करेगा उस ट्यूब की तरफ। और जब वो इस ट्यूब के सेंटर में आएगा तो ये ट्यूब पॉजिटिव हो जाएगी और ये ट्यूब नेगेटिव हो जाएगी। तो प्रोटॉन फिर मजीद एक्सेलरेट करता हुआ इस तरफ आएगा। जब वो इस ट्यूब के सेंटर में पहुंचेगा तो ये ट्यूब पॉजिटिव हो जाएगी और ये ट्यूब नेगेटिव हो जाएगी, अगली उससे अगली, यानी ट्यूब 1 2 3 4 5। तो ट्यूब नंबर 3 पॉजिटिव, जब प्रोटॉन ट्यूब नंबर 3 के अंदर आएगा तो ट्यूब नंबर 3 पॉजिटिव हो जाएगी और ट्यूब नंबर 4 नेगेटिव हो जाएगी, प्रोटॉन और तेज हो जाएगा। जब वो प्रोटॉन ट्यूब नंबर 4 के सेंटर में आएगा तो ट्यूब नंबर 4 पॉजिटिव हो जाएगी और ट्यूब नंबर 5 नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह प्रोटॉन और स्पीड पकड़ता हुआ ट्यूब नंबर 5 के पास आ जाएगा। और फिर इस तरह से चलते चलते ये प्रोसेस अगर आप काफी लंबा करें, मसलन आपको पता है कि स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर कैलिफोर्निया में जो है वो तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबी ट्यूब्स हैं। यानी ये शहर के अंदर एक बड़ी लंबी बिल्डिंग है कैलिफोर्निया में, स्टैनफोर्ड में, जो 3.4 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग है, उसमें इस तरह ये ट्यूब्स लगी हुई हैं। और उसको स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर कैलिफोर्निया कहते हैं। उसमें प्रोटॉन्स को फिर इस तरह एक्सेलरेट करते करते बाय द टाइम जब 3.5 किलोमीटर खत्म होते हैं तो प्रोटॉन्स की स्पीड बहुत तेज हो चुकी होती है, तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर पहुंच चुके होते हैं। नॉट एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट, मगर उसके काफी करीब। तो पहला पॉइंट ये बताता है कि प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट कैसे किया जाता है। जरूरी नहीं कि उसको एक लीनियर एक्सेलरेटर से ही एक्सेलरेट किया जाए, इस तरह से भी होता है कि ये देखें, अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं ये टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, मगर ये है कि एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से एक प्रोटॉन को यूं यूं रोटेट करते हुए उसकी स्पीड इंक्रीज की जा सकती है और फिर उसको किसी भी टारगेट पे यूं मारा जा सकता है। तो इस तरह का जो एक्सेलरेटर होता है जो प्रोटॉन्स को रोज गोल गोल तेज तेज घुमाते हुए स्पीड उसकी इंक्रीज करता हो, उसको साइक्लोट्रॉन कहते हैं। वो चूंकि इस टॉपिक का डायरेक्टली हिस्सा नहीं है, मगर इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं करता। पहले पॉइंट में मैं बस ब्रीफली ये बात है कि किसी तरीके से प्रोटॉन्स को बहुत हाई स्पीड पर एक्सेलरेट कर लिया जाता है। मैंने उसकी एक एग्जांपल आपको लीनियर एक्सेलरेटर की दी है, और एक बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से प्रोटॉन को रोटेट करके भी तेज किया जा सकता है, उसको एक रेवोल्यूशन रोटेटरी मोशन में डालकर तेज घुमाकर उसको उसकी स्पीड तेज की जा सकती है। कैसे की जा सकती है ये हमने नहीं एक्सप्लेन किया। आगे जाते हैं कि जब ये प्रोटॉन्स होते हैं, ये देखें ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज, फर्ज करें ग्लूकोज में आपको पता है कि उसका एग्जैक्ट ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसको अब हम इधर स्ट्रक्चर तो उसका नहीं बनाएंगे, लेकिन चलें कोशिश करते हैं, रफ सा स्ट्रक्चर में बना देता हूँ। कुछ इस तरह का उसका मामला है।
इसमें OH बॉन्ड्स हैं। अगर इस स्ट्रक्चर में थोड़ी गलती हो जाए तो आई होप आप माइंड नहीं करेंगे, ठीक है। अब वो जो तेज प्रोटॉन आया है ना, वो आकर सीधा वन ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द ग्लूकोज को हिट करता है, ठीक है कि नहीं। वो तेज जो प्रोटॉन हम एक्सेलरेट करके लाए हैं, वो सीधा ग्लूकोज मॉलिक्यूल के एक सिंगल ऑक्सीजन एटम को हिट करता है, और ग्लूकोज के एक ऑक्सीजन को, ये रिएक्शन आप जरा देखें यहाँ पर, ये रिएक्शन देखें जहाँ कर्सर मूव कर रहा है, ये ऑक्सीजन एटम है, और ये भी आप देखें कि ये ऑक्सीजन का एक हैवियर आइसोटोप है जो लगा हुआ है ग्लूकोज के अंदर। इसको जब प्रोटॉन ने हिट किया तो वो फ्लोरीन 18 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये FL सिंबल जो है ये फ्लोरीन का है। इसको ठीक है, फ्लोरीन का सिंबल है, ये देखें मैं जोड़ कर इसको लिख देता हूँ। तो ये सिंबल ये देखें, ये फ्लोरीन है, ऑक्सीजन के साथ हिट किया प्रोटॉन ने, वो, और प्रोटॉन जो है वो फ्लोरीन में कन्वर्ट हो गया, और न्यूट्रॉन एक एमिट हुआ और साथ गामा रेस एमिट हुई। तो अब ये एक आप देखें ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर, जिसका मैंने पूरा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया, सिर्फ आपको बताया है कि पार्टिकल एक्सेलरेटर के थ्रू प्रोटॉन को बहुत हाई स्पीड पे एक्सेलरेट किया गया, और उसको लाकर सीधा एक ऑक्सीजन के साथ हिट करवाया गया, और वो ऑक्सीजन फिर फ्लोरीन में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? फ्लोरीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फ्लोरीन का एक आइसोटोप बन गया, अनस्टेबल आइसोटोप, जो कि बीटा एमिटर। तो इस तरीके से जो ये है, ये आप समझें कि है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें फ्लोरीन अटैच है। इसको FAD कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? FAD, फ्लोरीन डीऑक्सी डीऑक्सी ग्लूकोज, ठीक है कि नहीं। ये यहाँ पर इसका नाम आ रहा है जी, फ्लोरीन डीऑक्सी ग्लूकोज, बिल्कुल सही इसका नाम है, ठीक है कि नहीं। अब ये इसका आगे चलते हैं, देखें। तो बहरहाल हमने इस तरीके से हमने जो है ना वो एक ग्लूकोज को थोड़ा चेंज कर लिया, रेडियो एक्टिव ग्लूकोज बना ली। अगर इनफैक्ट अगर बात करें तो हमने क्या कर लिया, रेडियो एक्टिव ग्लूकोज बना लिया, ठीक है कि नहीं। तो आइसोटोप फ्लोरीन 18 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ प्रिसाइजली अंडर 2 आवर्स, तकरीबन 150 मिनट्स, या 110 मिनट्स, सॉरी। इट नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड अफ्रेश बिफोर यूटिलाइजेशन टू बी मोस्ट इफेक्टिव। जब किसी पेशेंट को आपने ये वाला ग्लूकोज देना हो जिसमें फ्लोरीन का एक एटम अटैच्ड है, यानी, और रेडियो एक्टिव फ्लोरीन ग्लूकोज देना हो, जिसको आप ट्रेसर भी कहते हैं, ये आपने जब पेशेंट को इंजेक्ट करना हो तो इसे उसी वक्त बनाना पड़ता है। अगर अब उसी वक्त इसको बनाना है तो उसके लिए तो आपको पार्टिकल एक्सेलरेटर चाहिए। पार्टिकल एक्सेलरेटर जो हैं वो बड़े महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। इसका मतलब है पेट स्कैनिंग इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव प्रोसीजर, और बहुत ही सिर्फ जो बड़े हाई फाई कंट्रीज हैं, जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके अंदर भी जो बड़े महंगे अस्पताल हैं, सिर्फ वहां पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, the isotope fluorine 18 has a half-life of precisely under 2 hours. It needs to be prepared afresh before utilization to be most effective. It also means that patient is not subjected to the radiation for a long period of time. अच्छा जी, the original glucose molecule has following formula. ये glucose produces energy in every human cell. तो अब क्या है जी, ये फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज बना लिया आपने, ये रेडियो एक्टिव ग्लूकोज है। क्या है? रेडियो एक्टिव ग्लूकोज है, और इसको रेडियो ट्रेसर भी कहते हैं। इट इज अ ग्लूकोज एनालॉग, ठीक है, यानी ग्लूकोज जैसा ही है, ग्लूकोज से मिलता जुलता है। इट्स बिहेवियर इज सिमिलर टू ग्लूकोज। इसका मतलब ये भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और ये भी वहीं एब्जॉर्ब होगा जहां ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है। अच्छा जी, अब ये FDG जो फ्लोरीन डीऑक्सी ग्लूकोज है, इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द ह्यूमन बॉडी वाया इंजेक्शन, और इस केमिकल को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव ट्रेसर कहते हैं। यानी जो ग्लूकोज है, FDJ केमिकल इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव ट्रांस। इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इन द टाइम पीरियड ऑफ एन आवर। यानी उस पेशेंट को जब ये टीका लगा देते हैं जिसमें ये FDG ग्लूकोज होता है, तो पेशेंट के पूरे जिस्म में से फैलने में तकरीबन 1 घंटा लगता है। उस दौरान पेशेंट आराम से लेटा रहता है। अच्छा जी, फ्यू टिश्यूज एब्जॉर्ब मोर ग्लूकोज एज कंपेयर टू द अदर, और ठीक है, ये बात है, जो आपके एनर्जी से ज्यादा, जिनमें एक्टिविटी एनर्जी की होती है, वो ज्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब करते हैं। तो ज़ाहिर है अगर ज्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब करते हैं तो FDG को भी एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि FDG एक रेडियो एक्टिव ग्लूकोज है। और ऑर्गन्स टिश्यूज जहां कैंसर सेल्स होते हैं, ऑर्गन्स टिश्यूज वेयर कैंसर सेल्स आर स्प्रेड आर मोर केमिकली एक्टिव एंड देयरफॉर एब्जॉर्ब मोर ग्लूकोज।
तो ज़्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर भी बॉडी के अंदर वो है क्या नाम है जो बहुत ज़्यादा जहाँ कैंसेरियस ग्रोथ हुई हुई है बॉडी की जिस पोर्शन में, उस जगह पर वो जो हमारा रेडियो एक्टिव ग्लूकोज है, जो फ्लोरीन को कंटेन करता है, वो फ्लोरीन जो बीटा एमिटर है, वो ज़्यादा वहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगी, वहाँ उसकी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी। अब फ्लोरीन डीऑक्सी ग्लूकोज FDG कंटेन्स रेडियोएक्टिव फ्लोरीन विच एमिट्स बीटा पॉजिट्रॉन। उसमें फिर क्या होता है कि जनाब वो फ्लोरीन जब डिके करती है, ठीक है, तो वो बीटा पॉजिटिव एमिट करती है, ठीक है कि नहीं। ये इस तरह से आप कह लें कि उसका रिएक्शन जो है यूं कर लें कि ये फ्लोरीन 918 ये जनाब बन गई, उसमें कन्वर्ट हो गई ऑक्सीजन में दोबारा वापस, और इसने बीटा पॉजिट्रॉन एमिट कर दिया। अब ये पॉजिट्रॉन जाहिर है उसने एमिट किया है, ये उस फ्लोरीन के एटम से निकल आया होगा। फ्लोरीन के एटम से ये निकल कर ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्यू मिलीमीटर्स ट्रेवल करता है, ठीक है कि नहीं। ये देखें, यहाँ किसी जगह से किसी एटम, फ्लोरीन के एटम ने बीटा पॉजिटिव एमिट कर दिया। बीटा पॉजिटिव जब चलता है, सूनर थोड़ी देर बाद फ्यू मिलीमीटर्स के अंदर अंदर बीटा पॉजिटिव को कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन से आता हुआ मिल जाता है, और ये स्लो मूविंग बीटा पॉजिटिव एक स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ एनहेलेट करता है। एनिलेट क्या होता है, जिसमें आप देखते हैं कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और दोनों कन्वर्ट होकर दोनों गैमा रे फोटोन प्रोड्यूस कर देते हैं। दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमा रे फोटोन प्रोड्यूस करते हैं, दो। अब इसमें ये देखें कि पॉजिट्रॉन की ये रेस्ट मास एनर्जी है mc², और ये इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है, ये दोनों डिसअपीयर हो जाती हैं, और इसकी जगह ये दोनों डिसअपीयर हो जाते हैं, इसकी जगह एक फोटोन hc और लैम्डा का बनता है, और एक और फोटोन hc और लैम्डा का बनता है, और वो दोनों फोटोन एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं ताकि उनका मोमेंटम कैंसिल हो जाए, और मोमेंटम बिफोर दिस रिएक्शन इज जीरो एंड मोमेंटम आफ्टर दिस रिएक्शन इज जीरो। तो इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में दो गैमा रेज प्रोड्यूस होते हैं। तो अब when beta positive comes out of the nucleus, it soon meets when beta particle comes out of the nucleus, it soon meets an electron to annihilate and produce two gamma ray photons. Total initial momentum of positron and electron is almost zero. Final total momentum of these oppositely traveling photons is also zero. तो ये दो photons produce हो जाते हैं। अब वो जो दो, ये फर्ज करें ये जो मैंने यहाँ पर लिटाया हुआ बंदा, ये पेशेंट है, ये देखें ये पेशेंट है, ठीक है कि नहीं। ये इसके गिर्द एक रिंग नुमा जो स्ट्रक्चर है, ये गैमा रे डिटेक्टर्स हैं, सारे चारों तरफ लगे हुए हैं, किसी भी तरफ, यानी सारे ही गैमा रे डिटेक्टर हैं। फर्ज करें पेशेंट की बॉडी में पॉइंट ए पर एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ मिला, और दोनों ने एनहेलेट करके दो गैमा रे फोटोन प्रोड्यूस किए। ये जो गैमा पर्पल कलर में लाइन बनी हुई है, ये पाथ ऑफ दोज गैमा रे फोटोन है। ये गैमा रे फोटोन नंबर 1 बी की तरफ जा रहा है, और गैमा रे फोटोन नंबर 2 जो है वो ए से सी की तरफ जा रहा है। The two gamma ray photons travel in exactly opposite direction and are detected by the detectors surrounding the patients. Photons emitted from A are detected at B and at C due to difference in intensities. अब देखें, अगर A जो है वो C से ज्यादा दूर है, तो ये फोटोन जब C तक पहुंचेगा तो ज्यादा टाइम लेगा, और जो A अगर पॉइंट B के कम करीब है, तो जो फोटोन जो है A से निकलकर B की तरफ आया है वो जल्दी पहुंच जाएगा। जो फोटोन ए से बी तक आया है, उसको जो टाइम लिया उसने पहुंचने में, ए से बी तक जाने में, वो होगा डिस्टेंस ए बी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, ये उसका टाइम होगा। और वो फोटोन जो ए से बी की तरफ आया है, वो फोटोन जो ए से सी की तरफ आया है, वो टाइम लेगा, टाइम t2 इज इक्वल टू ए सी ओवर सी स्पीड ऑफ लाइट। ये जो मैं रेड में सी लिखा हुआ है, ये सी, ये ज्योमेट्रिकल सी नहीं है, ये स्पीड ऑफ लाइट। तो ये डिस्टेंस ओवर स्पीड ऑफ का मैंने फार्मूला लगाया है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो इस तरह से उन दोनों का जो डिफरेंस ऑफ टाइम ऑफ इंटरवल है, उससे पता चल जाता है अगर सी पे फोटोन देर बाद आया है और बी में फोटोन पहले आ गया, तो फिर डिटेक्टर्स को पता होगा कि ए जो है वो सी से दूर है और ए बी के करीब है, तो वो ज्योमेट्रिकली ए को लोकेट कर सकते हैं।
और वैसे भी ए से जो फोटोन सी तक आया उसकी इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है, और जो फोटोन ए से बी तक गया उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि उसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो photons emitted from A are detected at B and at C. अच्छा जी. Due to difference in intensities received at B and C, we can locate position A. Or difference in time of arrival at B and C can help locating position A. The position of the concentrated cancer absorbs more fluorodeoxyglucose. और वो जिस जगह पर कैंसर होगा पेशेंट की बॉडी में, जिस जगह पेशेंट की बॉडी में, फर्ज करेंगे पेशेंट का मैंने क्रॉस सेक्शन बताया और उस जगह एक जगह दिखाया ग्लूको बहुत ज्यादा कैंसर फैला हुआ है, उस जगह से बहुत सारे गैमा रेस फोटोन निकलेंगे। कुछ इधर ये इस तरह चले जाएंगे और फिर कुछ इधर आएंगे तो इधर भी चले जाएंगे, यहाँ निकलेंगे तो यहाँ भी चले जाएंगे। डिटेक्टर्स जो चारों तरफ लगे हुए हैं वो इन्हें डिटेक्ट करके एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट कर देंगे कि इस जगह से बहुत ज्यादा गैमा रे फोटोन एमिट हुए। तो वो जो अंदर प्रोग्राम कनेक्टेड होता है, जो डिटेक्टर्स के साथ कंप्यूटर प्रोग्राम कनेक्टेड होता है, वो पेशेंट की बॉडी के उस हिस्से को इमेज बनाते वक्त ज्यादा डार्क शो करता है। तो अब क्या होगा? द पोजीशन ऑफ कंसंट्रेटेड कैंसर एब्जॉर्ब्स मोर एफडीजी एंड विल एमिट मोर फोटॉन्स एंड अपीयर डार्कर एज इंटेंस इन कलर एज कंपेयर टू द नॉर्मल बॉडी सेल्स। ठीक है। In this way, an internal image is constructed. It is not good in resolution. जो पेट स्कैनिंग से जो इमेज बनता है बेटा वो बड़ा धुंधला सा होता है, वो ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ही परफेक्ट शेप दिखा रहा हो। इट नॉट शोइंग इंटरनल एनाटॉमी, इट जस्ट शोज द एक्टिविटी ऑफ द टिश्यूज। ठीक है कि नहीं? अगर आप कहें कि किस तरह का होता है तो वो मैं आपको गूगल करके बता देता हूँ। इमेज obtained by PET scanning। ये देखिए ये इस तरह का होता है, जिसमें से मैं कोई एक पिक्चर आपके सामने पिक कर देता हूँ। ये देखिए ये इस तरह का, अब आप देखेंगे इसमें आपको बड़ा क्लियरली नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आपको वो हिस्से जहां से ज्यादा गैमा रेज फोटोन एमिट हुए हैं वो रोशन नजर आ रहे हैं। अब इसमें अगर किसी जगह कैंसर है तो वहां जरा ज्यादा उसकी एक एमिशन नजर आएगी। तो इसमें इतनी अच्छी वो नहीं होती इसकी, आप कह लें कि मिसाल के तौर पर ये देखें, ये आपको मुख्तलिफ उन्होंने किसी जानवर का मेरा ख्याल दिखाया हुआ पेट स्कैनिंग। अच्छा जी, तो यहाँ पता चल गया कि इसका क्या होता है, इट इज नॉट गुड इन रेजोल्यूशन, नॉट शोइंग इंटरनल एनाटॉमी। ठीक है कि नहीं? कोई अंदर की इट जस्ट शोज द एक्टिविटी ऑफ द टिश्यूज। तो फिर क्या करते हैं, पेट इज कंबाइंड विद सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन टू प्रोड्यूस अ बेटर इमेज। तो फिर इसके साथ सीटी स्कैन का इमेज मिलाया जाता है या एमआरआई का। और फिर 14th पॉइंट है कि पेट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो ये सारी बात है जो कि पेट स्कैनिंग किस तरह से होती है।